पहले क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा, प्लानिंग, ठीक है। अब इन सबको समझते चलते हैं, पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, ठीक है। आज का हमारा चैप्टर है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच का रिलेशनशिप। प्लानिंग पहला स्टेप है, ये फिफ्थ और लास्ट स्टेप है। अब इन दोनों के बीच में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो उन सब का लास्ट, पहला और लास्ट दोनों को रिलेशन बताना है। सबसे पहले क्या होता है ना, जो हमारा मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट सबसे पहले क्या करता है, प्लान बनाता है। क्या चीज़ का प्लान, कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो कंपनी है, वो क्या काम करेगी। प्लानिंग में क्या क्या होता है, क्या काम करना है, कैसे करना है, वो सब हमारा प्लानिंग का पार्ट है, ठीक है। वो हो गया हमारा प्लानिंग। यहाँ पे हमने ये रोड मैप, हम बोल सकते हैं ना, एक रोड मैप दे दिया हमको, ठीक है। यहाँ पे हमें रोड मैप मिल गया कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को, गोल को अचीव करना है। क्या गोल है, कौन करेगा, कैसे करेगा, यहाँ पे काम, प्लान पता चल गया। जैसे आपकी स्टडीज में आपने एक प्लान बनाया कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, तो वो प्लान हो गया। अब ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, अब हमने क्या, जो प्लान बनाया था ना, उसको हमने टुकड़ों में बांटा। उसको हमने ये देखा कि प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा का मतलब क्या हो जाता है कि मैंने सबसे पहले, आपने एज अ स्टूडेंट एक प्लान बनाया कि ठीक है, CUET के लिए ना ऐसे ऐसे पढ़ना है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या कर रहे हो, आपने क्या प्लान बनाया कि CUET में इतनी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, आपके 3 डोमेन है, आपने ये सब्जेक्ट है, ये कर रहे हैं, ये करना है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। आपने टाइम टेबल बनाना शुरू किया कि इस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट की रिवीजन कैसे करनी है, क्लास लेने के बाद रिवीजन करनी है, फिर इसका MCQ देखना है, फिर इसका एक मॉक टेस्ट देना है, वो सब आपने ऑर्गेनाइज किया। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान बनाया, फिर प्लान को बांट दिया काम में, किसी के ये प्लान अचीव करने के लिए ये एक प्लान बनाया था, उसके बाद छोटे छोटे प्लान बनाए गए, उसको अचीव करने के लिए जो किया वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। हम अपने, जैसे ये क्लासरूम है, यहाँ पे टेबल को ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, चेयर्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर ऑर्गेनाइज होगा, आप आके बैठोगे, पढ़ोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सोचो कोई चेयर इधर मुड़ी होगी, कोई ऊपर यहाँ रखी होगी पोडियम पे, तो आपको पहले 10 मिनट लग जाएंगे इन सबको सेट करने में, तो वो चीज़ ऑर्गेनाइज होगी, उसके बाद हम काम कर सकते हैं ना। इसी तरह प्लान क्या है यहाँ पे, कि यहाँ आके पढ़ना है, ये प्लान है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, हर चीज़ अपनी जगह पे है, तो वही प्लान तो बन गया। अब प्लान के बाद क्या चीज़ अपनी जगह पे होगी, क्या काम किस डिपार्टमेंट को करना है, वो काम किसका होता है, ऑर्गेनाइजिंग का। अभी जब हमें ये पता चल गया कि कौन से डिपार्टमेंट को कौन सा काम करना है, किस पर्सन को क्या काम करना है, फिर जितने मैन पावर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, हमें पता चल गया कि इस क्लासरूम में टेबल्स को, चेयर्स को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, ये हमें पता चला ऑर्गेनाइजिंग में। अब उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए लोग चाहिए ना, तो वो क्या हो गया, स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग के बाद अब हमने लोगों को भी हायर कर दिया। अब हम उनको बताएंगे ना कि आपको इतने बजे ये काम करना होगा, क्लास इतने बजे स्टार्ट होती है, क्लास के स्टार्ट होने से पहले ये सब ऑर्गेनाइज हो जाना चाहिए। उस पर्सन को हमने बताया, हमें पता है क्या काम है, क्या काम करना है, यहाँ पे क्या पता चल जाता है, क्या काम करना है, यहाँ पता चल जाएगा लोग क्या काम करेंगे। लोग को लेके आए, काम को लेके आए, दोनों को मिला दिया, वो क्या होता है, डायरेक्टिंग। मतलब हमने जिस लोग को हमने बुलाया, हायर किया कि आपको ये करना है, उसको हमने बताया भी, तो हायर करके लेके आए, फिर उसको बताएंगे ना आपको क्या काम करना है। इस इंस्टीट्यूट में टीचर की रिक्वायरमेंट है, टीचर को लेके आ गए, अब टीचर को बताएंगे भी तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो वो क्या, डायरेक्टिंग, हमने काम और लोग को मिला दिया। उसके बाद क्या आता है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब काम हो रहा है, अब डायरेक्टिंग वाले स्टेज पे काम शुरू हो गया ना, अब उसको कंट्रोल करना, वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने बोला था कि जितने भी चेयर्स होंगे वो इस डायरेक्शंस में होंगे,
ठीक है, उसका फेस इस तरफ होगा। अगर उल्टी तरफ है तो वहाँ वो काम सही नहीं हो पाया ना, हमें बताने की जरूरत है कि यहाँ फेस करो, उसको ऐसे घुमाओ, तो वो किस में आएगा, कंट्रोलिंग में। मतलब आपने किसी पर्सन को चूज कर लिया इस काम के लिए, अब आप चेयर पे बैठ नहीं सकते, अब आप क्या करोगे, आप देखते रहोगे कि हाँ वो पर्सन ने ये काम किया है कि नहीं किया है, और अगर किया है तो सही से किया है कि नहीं किया। देखो ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी जॉब पे जा रहे हो, आपको एक जॉब दिया गया, आप जहाँ वहाँ पे काम कर रहे हो, आपके ऊपर कोई तो होता है ना देखने के लिए कि आप काम सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं। जैसे फ्लोर पे वर्कर काम करते हैं तो उनके ऊपर सुपरवाइजर होता है ना, वो क्या करता है, कंट्रोल ही तो करता है कि कुछ गलत ना हो, कुछ गलत हो रहा है तो उसको ठीक करे, कोई मशीन बंद है तो उसको वापस से रीस्टार्ट करे, या कोई एम्प्लॉय अगर कुछ गलत कर रहा है, हो सकता है कोई वर्कर गलत तरीके से चीज बना रहा है तो उसको कंट्रोल करे, उसको रोके, उसको दोबारा से बताए, वो सब क्या हो जाता है, कंट्रोलिंग। कंट्रोल मतलब जो हो रहा है हमारे आसपास एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कंट्रोल में लाना। अब देखो हम कंट्रोल में लेके आना, वो हम कैसे कंट्रोल में लेके आएंगे। आप अभी पढ़ रहे हो, आपने प्लान किया कि इस वीक में, ठीक है, आपको अकाउंट्स के 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं बस। ये आपका क्या था, प्लान था, आपने ऑर्गेनाइज किया, बुक्स ये नहीं, ये चीज ये रहा सब कुछ, फिर यहाँ पे स्टाफिंग की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टिंग आपने खुद को पुनः करने को। अब कंट्रोलिंग में आप क्या करोगे, कंट्रोलिंग में आप प्लान से मैच करके देखोगे ना कि आपने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग आपने किया है कि नहीं किया। तो जब भी हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं ना, कंट्रोलिंग अकेले नहीं रहता, कंट्रोलिंग प्लानिंग के साथ जुड़ा हुआ रहता है। कंट्रोलिंग में हमने जो प्लान किया है क्या उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो देखना है, ठीक है। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो देखते हैं बस, ठीक है। अब कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग फंक्शन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंपैरिजन। अभी जैसे हमने बोला क्या, आप कंपैरिजन, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए थी और प्लान एक्चुअल क्या हुई, प्लान क्या होनी थी। मतलब मैंने बोला था कि हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे, 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे अकाउंट्स के, आपने 1.5 कर लिया, अभी 1 दिन बाकी है, तो 1 दिन में आप 0.5 करके अपने प्लान को अचीव कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो वही कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, कंपेयर करना, हमने जो सोचा था एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक। अगर कोई डिफरेंस है तो ढूंढेंगे कि वो डिफरेंस क्यों है, डेविएशन मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं क्यों है, और फिर उसको ठीक करने के लिए करेक्टिव मेजर लेंगे, उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। वो चीजें किसमें आती हैं, कंट्रोलिंग में, सब कुछ अंडर कंट्रोल लाना, ठीक है। अब एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के 2 एस्पेक्ट हैं। सबसे पहला स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, दूसरा ऑपरेशनल कंट्रोल। देखो स्ट्रेटेजिक मतलब जो स्ट्रेटेजी है ना, स्ट्रेटेजी को कंट्रोल में लाना, वो होता है हमारा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, जहां हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। मतलब ये स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में क्या हो रहा है, हमने कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी। हो सकता है ना आपने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, आप 3 चैप्टर कंप्लीट करो तो ये और अच्छी बात है ना। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम से आप अपने गोल को बढ़ा दोगे। यहाँ क्या लिखा है, ये क्या बताता है, हाउ इफेक्टिव, कितना इफेक्टिव हमारा स्ट्रेटेजी है, जो हमने प्लान बनाया है वो है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैंने प्लान तो किया 2 ही चैप्टर करने का लेकिन 3 हो गए, तो ये बुरी बात तो नहीं है, तो और अच्छी बात है। क्योंकि कभी कभी डेविएशन इस वजह से भी होता है क्योंकि प्लान और स्ट्रेटेजी हमने बहुत अच्छी नहीं बनाई, मतलब जो हमने प्लान बनाया था हमने उससे अच्छा कर लिया। एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान ये बनाया था कि हम 100 आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उन्होंने 200 यूनिट प्रोड्यूस कर लिए। अब यहाँ पे प्लानिंग कंट्रोलिंग में डेविएशन है, लेकिन ये डेविएशन क्यों है, क्योंकि हमें लगा हम इतना नहीं कर पाएंगे, हमने ज़्यादा कर लिया, तो ये अच्छी बात है। तो नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे ना, अपने जो स्ट्रेटेजी है उसको और ज़्यादा टफ बनाएंगे। 100 यूनिट सारी से प्रोड्यूस, हमने 200 कर दिए, अब हम 200 कर सकते हैं, 200 की कैपेसिटी है हमारे में, हम 1 वीक में 3 चैप्टर कर सकते हैं, वो हमारे में कैपेसिटी है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या होता है, जब हम अपनी स्ट्रेटेजी को चेक करते हैं। यहाँ हमने काम नहीं चेक किया, हम अपनी स्ट्रेटेजी को चेक किया, और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में क्या होता है ना, हमारा आउटपुट ज़्यादा ही हो गया, मतलब हमने जो प्लान किया था ना उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हमने प्लान या स्ट्रेटेजी प्रॉपर तरीके से नहीं बनाई होगी। क्योंकि देखो प्लान और स्ट्रेटेजी, प्लानिंग किस बेसिस पे किया जाता है, जो पास्ट में हो चुका है उस बेसिस पे। तो पास्ट में हो सकता है ना कि हमने ज़्यादा आउटपुट्स बनाए हो,
तो हमें यही सोचना है ना, जितना पास्ट में बनाया उससे एक्स्ट्रा ही बना के चलेंगे ना। तो कभी कभी हमारा इसलिए भी डेविएशन आता है क्योंकि हमारा प्लान या स्ट्रेटेजी वो अप टू मार्क नहीं होता है। ठीक, ये समझ में आ गया हमारा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। दूसरा है ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल का मतलब है ऑपरेशंस। जब भी हम कॉमर्स में ऑपरेशंस की बात करते हैं ना, जैसे हम अकाउंट्स में ऑपरेटिंग बोलते हैं, बिजनेस में ऑपरेशंस बोलते हैं, मतलब काम, जो काम हो रहा है ना उसको हम ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखता है कि जो मैनेजर है और दूसरी मैनेजीरियल काम, मैनेजीरियल एक्टिविटी और दूसरे कोई एक्टिविटी, ये उस पर फोकस करता है। मतलब जो काम हो रहा है ना, ऑपरेशन, जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो काम चल रहा है, वो अप टू द मार्क है कि नहीं है। ठीक है, फोकस ऑन मैनेजरियल अदर एक्टिविटी, ये एक इंटरनल चेक है, मैनेजर खुद ही चेक करता है और उसकी एक्टिविटीज को कि जिस तरह से हमने प्लान बनाया था उस तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रेटेजी की बात करते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में, यहाँ बात हो रही है ऑपरेशंस की, काम स्टार्ट हो चुका है उस काम की। जैसे काम हो सकता है ना कि हमने जब प्लान बनाया था तो हमारे पास 10 मशीन्स थी, 10 मशीनरी और 10 के 10 सही थे, हमने उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बना लिया कि हमें लगता है कि 10,000 आउटपुट पर डे निकल आएगा। लेकिन बाद में पता चला कि उसमें से एक मशीनरी नहीं सही से चल पा रही है, उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, तो वो किस में आ जाएगा, ऑपरेशंस में। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद है नेचर और फीचर ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का नेचर फीचर, सबसे पहला गोल ओरिएंटेड। देखो ये गोल ओरिएंटेड फीचर ना फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सब में है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है, अपने गोल को अचीव करना। तो ये भी फंक्शन, ये भी एक फीचर है कंट्रोलिंग का भी कि ये गोल ओरिएंटेड है। ठीक है, उसके बाद परवेसिव। परवेसिव मतलब हाँ, हर जगह, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ भी कंट्रोलिंग चाहिए, छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ भी कंट्रोलिंग चाहिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, फर्म, कंपनी, सब के लिए कंट्रोलिंग ज़रूरत की है। मतलब ये सब ना, ये सभी इसके फीचर्स हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये मैनेजमेंट के भी फीचर हैं, क्योंकि मैनेजमेंट भी गोल ओरिएंटेड है, कंटिन्यूस है, कंट्रोलिंग भी कंटिन्यूस है ना, एक काम हुआ फिर दूसरे के लिए हमें देखना पड़ेगा, तो ये चलता ही रहता है। ये सारे फीचर्स मैनेजमेंट के फीचर्स, मैनेजमेंट के सारे फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग, देखो हमारा प्लानिंग भी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग होता है और हमारा कंट्रोलिंग भी। अब कंट्रोलिंग देखो, जब हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम पीछे जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उसके बेसिस पे कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पीछे भी देखता है। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब क्या है, ये आगे भी, क्योंकि मतलब जब हम प्लानिंग बना रहे हैं, जब प्लान बना रहे हैं तो आगे की सोच के बना रहे हैं ना, तो जब हमने आगे की सोची तो हम आगे होने वाली चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं ना, कि इतना आउटपुट हो सकता है, हम इतना पढ़ सकते हैं। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने ये सोचा ना कि इस वीक में इतना हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, उसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारा जो कंट्रोलिंग है वो फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है। उसके बाद इंपॉर्टेंस और बेनिफिट इन कंट्रोलिंग, इसका भी पहला वही है, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब देखो, जब प्लान तैयार कर गया तो प्लान के साथ तैयार होते ही प्लान ही बनाया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, तो प्लान के साथ ही हमारा उस गोल को अचीव करना स्टार्ट हो जाता है कंट्रोलिंग। अब जब तक कंट्रोलिंग नहीं हो रहा है तब तक तो अपनी तरफ से काम होता जा रहा है ना। कंट्रोलिंग में तो हम ये देख रहे हैं कि प्लान सच में अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर प्लान अचीव नहीं हो रहा तो हम बीच में कूदेंगे कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे करो ताकि आउटपुट बढ़ जाए। ठीक है, हमने प्लान बनाया था 10,000 आउटपुट पर वीक का, अगर वो 9,000 ही बन रहा है, या सोचो वो अभी 8,000 बना है, एक दिन बाकी है, ठीक है, या अभी 7,000 ही बना है, 7,000 आउटपुट तैयार हो गया, एक दिन ही बाकी है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन का गोल था 10,000, अभी एक दिन में उसको 3,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो उसके लिए वो स्टेप्स लेंगे। वो स्टेप्स कौन से स्टेज पे आके लिया जाएगा, जब हम उसको कंट्रोल करेंगे तब ना। अब कंट्रोलिंग ऐसा नहीं है कि सारा काम हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे कंट्रोल करने के लिए, उसके बाद देखेंगे, नहीं, डे 1 से कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही प्लान बना, काम शुरू हो गया ना, जब से काम शुरू होते ही हमारा कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने 10,000 के अकॉर्डिंग हमने पर डे की स्ट्रेटेजी बनाई होगी, पर डे में हम उसको अचीव
कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, उसी को चेक करना शुरू कर देंगे ना कि पर डे का इतना था यार, इतना नहीं हुआ, तो और करो काम, मशीन कोई नहीं चल रही उसको रिपेयर करा के ठीक कराओ, फिर उस पर वर्कर्स को लेके आओ। तो वो सब हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन है। एक्चुअल में हमारा गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हमें कंट्रोलिंग में ही पता चलता है, क्योंकि जब हम कंट्रोल करेंगे तभी तो चीजें पता चलेंगी कि हाँ ये सही हो पा रहा है कि नहीं हो पाया। क्लियर है? जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होते हैं? जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया, स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब है इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो ये क्या होता है? स्टैंडर्ड। ठीक है, क्लास में फर्स्ट आना है तो वो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया ना कि यहाँ ये पोजीशन लेके आनी है, टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो एक स्टैंडर्ड सेट किया। ठीक है, तो जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे बस की नहीं है हम वो स्टैंडर्ड सेट कर लें, जो हमारे बस की हम वही स्टैंडर्ड सेट कर पाएंगे। ठीक है, देखो एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो ये नहीं बोलता मुझे फर्स्ट आना है, वो क्या होता है कि एक जो बिल्कुल वो उसे क्या लगता है मुझे पास होना है, क्योंकि उसको पता है ना कि मैं उतना नहीं कर सकता, वो नहीं ज़्यादा पढ़ता होगा, तो उसको अपना स्टैंडर्ड पता है कि मैं इतना तक पढ़ूं कि मैं पास हो जाऊं। इसी तरह एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, हमने जो स्टैंडर्ड बनाया है क्या वो एक्यूरेट है कि नहीं एक्यूरेट है। एक ऐसा बच्चा भी होगा जो बहुत अच्छा पढ़ेगा तो वो टॉप कर लेगा, लेकिन वो उतना अच्छा पढ़ता नहीं है, उसे लगता है नहीं मैं पास ही हो जाऊं बहुत है, एक दिन उसने बहुत अच्छा पढ़ा वो टॉप कर गया, तो उसका स्टैंडर्ड कम था ना, जितना उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए था उससे कम था। तो एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब है कितना एक्यूरेट आपने अपना टारगेट सेट किया है, आपने अपना जो स्टैंडर्ड है वो बना के रखा है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हमें पता देता है कि क्या हमारा स्टैंडर्ड ठीक है कि नहीं है। हमने पढ़ा ना स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, जिसमें हमारी स्ट्रेटेजी पता चलती है कि स्ट्रेटेजी ठीक थी कि नहीं थी, वही होता है हमारा जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। एक्यूरेट कंट्रोल सिस्टम, अब देखो जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड बनाया था कि 10,000 बनेंगे, अब वो 10,000 से 15,000 बना रहे हैं, तो वो 15,000 का स्टैंडर्ड बनाएंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे कि 15,000 आसानी से बन रहा है, 20,000 का स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड है वो रिवाइज होता रहता है, टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहते हैं, और फिर इन्वायरमेंट चेंज के साथ उसको मैच भी करते हैं। इन्वायरमेंट में भी तो चेंज होता है, एक्सटर्नल चेंजेस, अब जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, अभी विंटर से समर आ गया, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग अपने जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीज़ों को उसको भी चेंज करेंगे। तो ये हो गया जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वो कितने एक्यूरेट हैं। उसके बाद मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या है, हमारे पास जितने रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमने जो स्टैंडर्ड एक बना रखा है कि हमारे जो यहाँ पे क्या है रिसोर्सेज, ठीक है, अब रिसोर्सेज का मतलब डायरेक्टली हमारा जो प्लांट मशीनरी है, हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सब हमारा रिसोर्स है। जितना हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो भी हमारा रिसोर्स है। तो एफिशिएंट यूज का मतलब है एक मशीन है, वो मशीन एक दिन में अगर उसकी कैपेसिटी है कि वो एक दिन में 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, तो उस मशीन के अकॉर्डिंग हम ना टारगेट सेट करेंगे ना। हम बोल रहे हैं नहीं नहीं हम सिर्फ 10,000 यूनिट ही प्रोड्यूस करेंगे, तो वो जो मशीन की 40,000 यूनिट और प्रोड्यूस कर सकती थी वो तो एक तरह से वेस्ट जा रही है ना। तो यहाँ क्या है, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसको हमें ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। एक बार अगर वो मशीन चल रही है तो उस मशीन में पावर लग रहा है, ठीक है, अब वो पावर जो लग रहा है अगर हम उसमें 50,000 यूनिट बनाएंगे तब भी उतना ही लगेगा, 10,000 बनाएंगे तब भी उतना ही लगेगा, लेकिन हम अगर 10,000 बना रहे हैं तो 40,000 यूनिट की जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं वो तो वेस्ट है ना हमारा। तो रिसोर्सेज हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइज हो सके, जितना ज़्यादा हम उसको यूटिलाइज कर सके उतना ज़्यादा हम उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। ये हमारा क्या हुआ, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना। ये क्लियर हो गया पॉइंट कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उसको पर्टिकुलर यूज करो ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो अच्छे से हो सके। कुछ भी इसमें ये भी बोल सकते हैं ना, वेस्टेज ना हो, वेस्टेज को अवॉइड करना, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या हो रहा है ना, हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो हो सकता है अगर जो एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं
उनकी इम्प्रूवमेंट हो जाए, उनको बोले कि नहीं आप इसको इस तरह से करो और अच्छे से काम होगा, आपका गोल भी अचीव हो जाएगा और हमारा जो स्टैंडर्ड हमने टारगेट सेट किया वो भी होगा, वो एम्प्लॉय भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, तो उसकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज मोटिवेशन। अब कंट्रोलिंग में जो एम्प्लॉय है उसका मोटिवेशन भी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? जितना उसको काम बोला था अगर उसने उतना कर लिया तो ये खुशी की बात है, तो वो और मोटिवेट होगा कि हाँ मुझे जितना टारगेट बोला था मैंने कर लिया। अगर इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम होगा तो गोल्स अगर हमने क्लियर बताए हैं, तो ये भी तो होता है ना कि अगर एक एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, उसको जितना काम बताया गया उसने वो कर लिया, तो उसको अप्रेजल मिलेगा। हमने पढ़ा था ना स्टाफिंग में, अप्रेजल मिलता है परफॉर्मेंस के बेस पे, परफॉर्मेंस अच्छा होगा अप्रेजल मिलेगा। ठीक है, एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम एम्प्लॉय को ये भी बताता है ना कि देखो अगर हो सकता है ना डेविएशन आ रही है, हमने कंट्रोल किया, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस को एक एम्प्लॉय ने बताया इसको ये काम करके हम चेंज को हटा सकते, जो हमारा डेविएशन है उसको ठीक कर सकते हैं, तो एक एम्प्लॉय उससे मोटिवेट होता है। फिर कंट्रोलिंग हेल्प्स टू मिनिमाइज द एरर्स। देखो एरर्स का मतलब जो गलतियां हो रही है, कंट्रोलिंग में यही तो देख रहे हैं कि डेविएशंस कहाँ हैं, गलतियां कहाँ हैं, तो कंट्रोलिंग हेल्प करता है मिनिमाइज। देखो ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन गलतियां करे ही ना, गलतियां करेगा, ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं, लेकिन ये हद से हद मिनिमाइज कर सकता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन, अभी एक दिक्कत हुई उस दिक्कत पे काम करके दोबारा वो हुई सेम दिक्कत तो नहीं होगी ना, तो उसने क्या किया उस दिक्कत को तो मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, तो ये उस चीज़ को रिपीट अगेन एंड अगेन ना करें। सीरियस मैटर अगर होगा तो उस पर कंटिन्यूस, अभी पता चला कि हम जब प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहे हैं इस जगह आके कुछ गलती हो रही है प्रोडक्शन लाइन में, तो उस जगह को बार बार चेक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि यहाँ क्यों गलतियाँ हो रही हैं, तो इस तरीके से हमारा जो एरर होने के चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अब कंट्रोलिंग प्रोसेस, सबसे पहला सेटिंग अप स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब टारगेट। अब कंट्रोलिंग में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक टारगेट होता है, उस टारगेट के अकॉर्डिंगली हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। मेरा टारगेट था कि मुझे 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्चुअल मेरा 9,000 है या एक्चुअल मेरा 10,000 है, तो स्टैंडर्ड जितना मेंटेन किया उतना एक्चुअल परफॉर्मेंस है। स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड जब हम ये कर रहे हैं ना, सेट कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड ऐसा सेट करें जो हम अचीव कर सकें। मतलब ऐसा नहीं कि उस मशीन की कैपेसिटी ही नहीं है और हम बोल रहे हैं हम एक दिन में 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, बट उस मशीन की वो कैपेसिटी नहीं है, मशीन पूरे दिन में 40,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, तो स्टैंडर्ड क्या रखेंगे, 40,000। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, स्टैंडर्ड अचीवेबल होना चाहिए, बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, जो अचीव ही ना हो सके तो वो बर्बाद हो जाएगा स्टैंडर्ड सेट करना। स्टैंडर्ड हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को दिमाग में रख के बनाना है। ऑर्गेनाइजेशन में 10 ही प्लांट है, हमने 15 प्लांट के हिसाब से स्टैंडर्ड बना लिया, तो क्या उसको कभी भी अचीव कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। तो स्टैंडर्ड ऐसा बनाओ जो आप अचीव कर सको। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या हो रहा है, हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है, अभी जो आउटपुट निकल के आ रहा है उसको मेजर कर रहे हैं। ठीक है, एक बार स्टैंडर्ड बना लिया तो मेजर किससे करते हैं, हम अपने स्टैंडर्ड से। ठीक, अब कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, दोनों को कंपेयर करना। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड इसके बेसिस पे भी बनाए जाते हैं कि पिछले साल हमने इतना आउटपुट बना लिया था तो वैसे स्टैंडर्ड बना लो। ठीक है, अब एक बार परफॉर्मेंस मेजर हो गई तो मैनेजर कंपेयर करता है एक्चुअल को प्लान से, अगर दोनों मैच हो रहे हैं तो कंट्रोलिंग फंक्शन यहीं खत्म हो गया, लेकिन अगर वो मिसमैच हो गए तब से कंट्रोलिंग फंक्शन का काम स्टार्ट हो गया। सबसे पहले क्या ढूंढते हैं कि डेविएशन का कारण क्या है, अगर डिफरेंस है दोनों में तो वो कारण क्या है। ठीक है, और जो अगर माइनर डेविएशन है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है कि ठीक है हमने बोला था 40,000 आउटपुट बनाएंगे, 37 बन रहा है, 35 बन रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, इतना चलेगा। लेकिन अगर 50-50 का डिफरेंस है तो वो तो नहीं चल सकता ना। उसके बाद हमारा एनालाइजिंग ऑफ डेविएशन, हम डेविएशन, हाँ वो अभी करते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल वाला ना, खत्म हो जाए। हाँ इस तरीके से भी करते हैं। देखो जब काम चल रहा है तब हमने मेजर किया, तो काम चलते चलते हम उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। काम हो गया उसके बाद उसको कंट्रोल में नहीं लेके आ जा सकता। अब जो हो गया ना उसको फिर या तो आप नेक्स्ट स्टेप में उसको ठीक करो, आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में वो मिस्टेक्स ना करो। उसके बाद एनालाइजिंग डेविएशन। एनालाइजिंग डेविएशन का मतलब है, अगर ये तो तभी एनालाइज करेंगे ना जब कोई डेविएशन होगी,
प्लान्ड और एक्चुअल सेम है तो डेविएशन ही नहीं होगी। यहाँ पे जितने भी डेविएशंस हैं वो टॉप मैनेजमेंट के नोटिस में लाने की जरूरत नहीं है। अगर डेविएशन माइनर है तो जो लोअर लेवल वाले होंगे वो खुद ही कर लेंगे, लेकिन अगर डेविएशन मेजर है तो हमें टॉप लेवल वालों को बताने की जरूरत होती है, क्योंकि आप अगर मशीन खरीद के लेके आ रहे हैं तो वो तो नहीं लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब टॉप मैनेजमेंट के हाथों में डेविएशन अगर चली गई, मतलब अगर कोई मेजर डेविएशन हो गई, तब उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। तो अब एनालाइजिंग डेविएशन, इस टॉपिक से हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एनालाइजिंग डेविएशन से यहाँ तक आपको आई होप कि सब समझ में आ गया होगा।